वेलकम बैक। थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी। जैसा कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान। इसमें हमारे पास हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम इसका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस स्टार्ट करने लगे हैं, और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट हैं, दरअसल उसमें एक ही मेजर फाइलम है और इसमें दो माइनर फाइलम। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो मेजर फाइलम है, जबकि निमर्टिया निमर्टी और गैस्ट्रोट्राइका इसके जो है वो माइनर फाइलम है, जो इससे बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो है ना जो एनिमल्स के अंदर सिमिट्री की एवोल्यूशन है वो भी साथ हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो लिनिएज है, पेज 86 पर आपको जो डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में आप जरा गौर से देखें। पेज पर लिखा हुआ है इंसेस्ट्रल क्वाइनोफ्लैचेलेट स्टॉक, यानी हमारे पास जो प्रोटिस्टा फाइला है, हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, वो बेस बनता है एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, फंजाई और एनिमेलिया का। अब हमने ये देखना है कि जो एनिमल इवॉल्व हुए हैं, क्या बिल्कुल ऐसा है कि एक हमारे पास प्रोटिस्टा से फाइलम एनिमेलिया का कोई एक फर्स्ट फाइलम इवॉल्व हो गया है और उससे फर्दर एवोल्यूशन होती गई है। एक तो ये कंसेप्ट है, और सेकंड कंसेप्ट ये भी है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में जब एवोल्यूशन इनकी पढ़ने लगे थे, तो हमने कहा था कि दरअसल जो मोनोफाइलेटिक कंसेप्ट है उसे हम प्रेफर नहीं करते। बहुत से साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो एनिमल्स हैं इनका एक इंसेस्टर नहीं है बल्कि मल्टीपल इंसेस्टर्स हैं। तो दैट्स वाई हमें लगता है, या मोस्ट साइंटिस्ट को लगता है, कि एनिमल्स लिनिएज एक हो सकता है लेकिन उनके एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं। यानी कुछ क्वाइनोफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुए हैं, कुछ जूफ्लैजिलेट से इवॉल्व हुए हैं। इस तरह मल्टीपल इंसेस्टर्स हो जाते हैं। उन इंसेस्टर्स की जो बेस है वो तो सेम हो सकती है, लेकिन एनिमल के जो इमीडिएट इंसेस्टर्स हैं वो मल्टीपल हैं। दैट्स वाई हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप को प्रेफर करते हैं। इसी तरह सिमेट्री का बनना, कि पहले रेडियल थी या बाइलेटरल थी। तो अगर तो हम एक करेक्टर की बात करें तो सिमेट्री तो हमें समझ में आता है कि सिमेट्री करेक्टर आ गया है। लेकिन सिमेट्री की आगे दो डिवीजन है, तो उनमें से बाइलेटरल और रेडियल दो सिमेट्री हैं। उनमें से फिर आ जाती है बात कि पहले कौन सी थी। फिर हम देखते हैं प्रोटिस्ट में एक ग्रुप ऐसा है जिसकी रेडियल सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाइनोफ्लैजिलेट और हमारे पास फोरामिनिफेरंस रेडियल गोल है। लेकिन इसी तरह हमारे पास पैरामीशियम भी तो है, और पैरामीशियम में बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर ये दोनों लिनिएज आगे चल के एनिमल्स बनाते हैं, तो इनकी सिमेट्री हमारे लिए कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि पहले कौन सी सिमेट्री आई है। तो लिहाजा क्योंकि रेडियल एक ही है, हमने उनको नाइडेरियंस में क्लोज करके आगे चले गए हैं। तो ये फुल एंड फाइनल नहीं है कि जो नाइडेरियंस की रेडियल सिमेट्री को हमने बेस पर रख दिया तो ये रेडियल सिमेट्री ही पहले थी। नहीं, दोनों सिमेट्रीज ही पहले थी। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ चलेंगे तो बाइलेटरल पहले है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे तो रेडियल पहले है। तो साइंस कहती है कि आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आए या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। ये दो ही थ्योरीज हैं। और इन थ्योरीज के मुताबिक दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि हम राइट से लेफ्ट पढ़ लें या लेफ्ट से राइट पढ़ लें। तो लिहाजा साइंस में कभी भी कुछ हमेशा के लिए डेफिनाइट नहीं होता। इसमें चेंज पॉसिबल है, और जितना नॉलेज हम पढ़ रहे हैं ये हाइपोथेसिस है, ये थ्योरीज या लाज नहीं है जिसमें जो है ना वो चेंज बिल्कुल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। इनमें चेंज पॉसिबल है। दैट्स वाई उन्होंने हमारे नॉलेज को वेरिएबल रखा है, कि इस पर अभी तक डिस्कशन जारी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें हमारे पास उन्होंने बताया है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में 20,000 एनिमल स्पीशीज है। तो अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एनिमल्स में जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अलावा कौन सा जो हमारे पास ग्रुप है एनिमल्स का जिसकी स्पीशीज सबसे ज्यादा है, तो वो फिश है। फिश की 80,000 स्पीशीज है, जबकि बर्ड्स 60,000 के आसपास हैं। और हालांकि ये जो एनिमल्स के हमारे खास तौर पर कॉर्डेट वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं ये। तो फिश जो है वो सबसे ज्यादा उसकी 80,000 है। तो उसके बाद और भी काफी हैं। अगर हम डिफरेंट किंगडम्स में चले जाएं तो फंजाई भी 1 लाख प्लस में है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस की 20,000 स्पीशीज हैं। फ्लैट वर्म्स, तो गर्ल्स अब आपको मैं वर्ड फ्लैट का मीनिंग समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमारे फोन है हमारे हाथ में, इस फोन को अगर हम हाथ में सीधा बिल्कुल उठा के रखें तो इनकी जो विड्थ है वो ज्यादा है। लेकिन अगर इनको हम साइड से देखें तो स्लिम है। ऐसी शेप को हम कहते हैं फ्लैट्स। तो हमारी बायोलॉजी में ऐसे एनिमल्स जो जिनकी विड्थ तो ज्यादा है लेकिन उनकी हम थिकनेस देखें तो बहुत स्लिम है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये लाइक अ बेल्ट जो हम वेयर करते हैं ड्रेस पैंट के साथ। तो बिल्कुल उसकी विड्थ ज्यादा होती है लेकिन स्लिम में है ये, बिल्कुल इसे फ्लैट वर्म्स कहते हैं। वैसे वर्म्स जो फ्लैट होते हैं उर्दू में इन्हें जो है ना कहते हैं चिपटेड। एक वर्ड है चिपटेड। तो ये है, इनका साइज 1 मिलीमीटर से तकरीबन 25 मिलीमीटर के आसपास है। इसमें जो उन्होंने मीटर मेंशन कर दिया, होप सो ये गलत होगा। इतनी ज्यादा जो है ना इनका साइज नहीं हो सकता, मीटर नहीं हो सकता, मिलीमीटर होगा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल्स है। जैसे हमने जो है वो डिप्लोब्लास्ट में मीजोग्लिया पढ़ा था, वो तो नॉन सेलुलर थे लेकिन ये सेलुलर है। ये ट्रू टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। और पेरेंट गायमा क्या करते हैं जी, स्पेस फिल करते हैं टिश्यू ऑर्गन और बॉडी वॉल के दरमियान। और पेरेंट गायमा जो है वो मेसोडर्म से बनते हैं। पेज 87 फर्स्ट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पेरेंट गायमा इज ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। पेरेंट गायमा मेसोडर्म से बनता है। और पेरेंट गायमा के लिए मेंशन करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म से बनने वाले ये सेल्स हैं जिन्हें पेरेंट गायमा कहते हैं। और इनका काम है सपोर्ट देना, न्यूट्रिशन, स्टोरेज और मोटिलिटी, हरकत देने में हेल्प करना। और आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि इनमें जो है रीजनरेशन मैकेनिज्म है, तो पेरेंट टाइम में रीजनरेशन का रोल भी प्ले करते हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल इंटरेक्शंस बाकी सेल्स के साथ। और modifiable tissue for morphogenesis, formation of new structures। पेरेन्काइमा सेल से न्यू स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। दैट्स व्हाई ये रीजनरेशन में रोल प्ले करते हैं। और इवन के ये ऑक्सीजन स्टोरेज भी करते हैं। हमने जो नाइजेरियंस पढ़ा था होप सो, वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। और ये फर्स्ट फाइलम है एनिमल्स में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें होती है। उसके साथ साथ ये फ्लैटेंड है डॉर्सो वेंट्रली। हालांकि फ्लैटवर्म्स की जो कीवर्ड्स हैं जो इसकी फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं वो दरअसल ये लिखा हुआ है, फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली। ये चौड़े होते हैं डॉर्सल साइड से भी, वेंट्रल साइड से भी। तो फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है और बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं और इनमें कुछ में घट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है। इनकी
पॉइंट्स हमारे पास 8 में लिखा हुआ है कि इनकी जो क्लास सिस्टोडा है उसमें गट एब्सेंट होती है। गट क्या है? हमारे पास इनकी जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल। आगे चल के वो हमें बताएगा कुछ क्लासेस की डिस्क्रिप्शन में, जब हम चल के पढ़ेंगे उसमें बताएगा कि जो है वो इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कुछ में नहीं होता, जबकि ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं जो जिन्हें हम डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं कह सकते। हेड इनमें प्रेजेंट होता है, और इनका हेड एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लियन और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व गार्ड से मिलकर बना होता है। इनके हेड में ये चीजें होती हैं जी। सेरिब्रल गैंग्लियन, गैंग्लियन के लिए आप लिख लें स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। नर्व सेल बॉडीज, स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। सेरिब्रल गैंग्लियन के लिए ये लिख लें, और साथ में नर्व गार्ड जो पूरी बॉडी में इनके जो है ना एक्सटेंडेड नर्वस सिस्टम की जो कॉर्ड्स होते हैं या फिर इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स कहते हैं, जो कि आगे चल के हम देखेंगे कि होप्स और लेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीटरी तो ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटरी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑस्मो रेगुलेशन तो ऑस्मो रेगुलेटर्स में होना चाहिए। रेगुलेटर्स तो ट्रू वर्टिब्रेट्स और हायर एनिमल्स हैं। तो आगे चल के ये बात हमें पता होनी चाहिए कि तमाम इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, रेगुलेटरी उनका काम नहीं है। यहाँ सिर्फ इंग्लिश की टर्म रेगुलेटरी यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर इन्हें खुद को सरवाइव करने के लिए जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं उन्हें एक रेंज में जरूर रहना होता है। हालांकि वो रेंज बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस रेंज में रहना जरूरी होता है। तो लिहाजा वो अपनी बॉडी को एक खास माहौल में, इन्वायरमेंट में एस्टेब्लिश करके रखते हैं। दैट्स वाई यहाँ ऑस्मो रेगुलेटरी टर्म यूज की गई है। Platyhelminthes के members are not true osmoregulators, these are osmoconformers। तमाम इनवर्टिब्रेट्स osmoconformers। इसका प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो आप मार कर लें, इनका प्रोटोनेफ्रिडिया बहुत अहम एमसीक्यूज है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जिनके मेंबर्स प्लेनेरिया हैं उनमें हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हर्मेफ्रोडाइट है, इनके एक ही मेंबर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं आगे चल के जब बिल्कुल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे लाइक कुछ हद तक जो है ना ये ह्यूमन बीइंग से थोड़ी थोड़ी मैच करती है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है आगे चल के। इनकी जो है ना वो जो जाइगोट बन जाता है, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसकी ग्रोथ और कोकून फॉर्मेशन एटसेट्रा सब कुछ आ जाएगा। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। 4 क्लासेस हैं जी। क्लास टर्बिलेरिया, और देन मोनोजीना, और इसे जीनिया भी पढ़ सकते हैं, मोनोजीनिया, और ट्रेमेटोडा, और कैस्टोडिया या सेस्टोडिया, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो हम इनकी फीचर्स जो है ना लाइट मोड में पढ़ते हैं। हमने टोटल स्पीशीज 20,000 पढ़ी। इनमें से हमारे पास जो टर्बिलेरिया है वो 3,000 है। मोनोजीनिया में हमारे पास 1,100, और हमारे ट्रेमेटोडा में 10,000 स्पीशीज हैं, और सेस्टोडिया में 3,500 स्पीशीज हैं। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की किस क्लास में सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं, तो वो है क्लास मोनोजीनिया। तो ये एमसीक्यू है, ये भी आप लोगों ने याद रखना। हमारे पास फ्री लिविंग इक्वेटिक एक्सटर्नल सरफेस इज सिलिएटेड टर्बिलेरिया में। दे आर प्रीडेटर्स। दे possess rhabdites, प्रोट्यूसिबल प्रोबोसिस, फ्रंटल ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स। हमारे पास आप आ जाएं पेज 89 पर। पेज 89 गर्ल्स, पॉइंट 6 ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का फर्स्ट अल्फा पॉइंट है रब्डाइट्स। रॉड लाइक सेल्स हैं, ये स्वेल होते हैं, और स्वेल होकर प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट बनाते हैं अराउंड द बॉडी। डायग्राम को जरा गौर से देखें। डायग्राम की सबसे आउटर लेयर लेफ्ट हैंड पर सबसे पहला नाम रब्डाइट्स लिखा होगा, नॉट रब्डाइट सेल्स, रब्डाइट। और ये सबसे आउटर लेयर है, और ये आउटर लेयर कैसी है? कभी आपने पढ़ा हो कि बैक्टीरिया में ये फीचर है कि बैक्टीरिया स्लाइम प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं अपनी बॉडी के गिर्द।
तो उन्हीं उसी स्लाइम की तरह रबडाइट्स जो है वो म्यूकस लेयर है, और रबडाइट सेल्स इसे प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में होता है। इसी तरह जो इन्होंने प्रोड्यूसिबल प्रोबोसिस लिखा है, पेज नंबर हमारे पास आप आए 91 पर, पेज 91 डायग्राम सी, प्लिनेरिया का ब्लाइंड स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया और उसमें माउथ और फिरेंक्स लिखा हुआ है। अब इसके माउथ से एक आउटग्रोथ बाहर की तरफ हैंग है, इसे फेरेंक्स कहते हैं और इसे प्रोबोसिस भी कहते हैं। आगे चलते हैं जी। फ्रंटल ग्लैंड्स और मैनी म्यूकस ग्लैंड, ये बाहर की तरफ ग्लैंड्स हैं जो इनकी अटैचमेंट और उसकी डिसॉल्वमेंट में रोल प्ले करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट है। और फिर हमारे पास इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है जी हमारे पास कॉन्वोल्यूटा, नोटोप्लेना, डुक्सिया। ये जो डुक्सिया है इसे आप हाईलाइट कर लें, इसके सामने प्लेन भी लिख दें। प्लेन एरिया जो है वो हमारे पास प्लेन एरिया को साइंटिफिकली या फिर बायोलॉजिकल टर्म में डुक्सिया भी कहते हैं। और अब आगे चल के जब हम ये डुक्सिया की फ्लैट वर्म्स की टर्बिलेरिया क्लास की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए टर्बिलेरिया जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल अक्सर एग्जाम में आता है कि फ्री लिविंग फ्लैट वर्म की वजाहत करें जो कि दरअसल प्लेनेटरी होते हैं। और ये काफी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और उसे हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। अबाउट हमारे पास मोनोजीनिया 1100 स्पीशीज हैं। मोनोजेनेटिक फ्लूस, ये जो टर्म मोनोजेनेटिक है अब हम इसको देखते हैं कि मोनोजेनेटिक इन्होंने किस लिए वजाहत की है यहाँ पर। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, पेज 87 पर एक स्टूडेंट ने जो है ना पेज नंबर पूछा है, तो पेज 87 पर हम पहुंचे हुए हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास हम पढ़ रहे हैं मोनोजीनिया, और उसमें टर्म देखने जा रहे हैं हम, उसमें टर्म देखने जा रहे हैं हम मोनोजेनेटिक फीचर्स। डायरेक्ट लाइफ साइकिल विद नो इंटरमीडिएट होस्ट्स। तो इनमें जो हमारे पास ये फीचर लिखा हुआ है, गर्ल्स रिपीट कर रहा हूँ, क्लास मोनोजीनिया सेकंड पॉइंट, मोनोजेनेटिक फ्लो। जैसे हमने पढ़ा था कि मलेरिया डिजीज होने के लिए प्लाज्मोडियम को दो होस्ट चाहिए, तो इस तरह इसको इस वर्म को दो होस्ट नहीं चाहिए, ये एक ही होस्ट में अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर देते। तो मोनोजेनेटिक फीचर इन प्लेटीहेल्मिन्थीज मींस कि ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वन होस्ट के अंदर। सब स्टूडेंट्स लिख लें, कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन वन होस्ट। आगे चलते हैं। एक्टोपैरासाइट है वर्टिब्रेट्स में, और साथ में वन लाइफ साइकिल फ्रॉम प्रेजेंट ओनली इन वन होस्ट, रिपीट हो गया ये मोनोजेनेटिक फीचर। और हमारे पास डिस्कोटाइल और गायरोटैक्टाइलस, पॉलिस्टोमा, ये इसके एग्जांपल्स हैं और इनमें कोई खास फेमस मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं। ट्रेमेटोडा 10,000 स्पीशीज हैं, सब के सब पैरासाइटिक हैं, इनमें होल्ड फास्ट होते हैं जो अटैचमेंट करवाते हैं। और वो कहता है कि डिवाइसेस हैं, सकर्स आर हुक्स। तो ये हुक्स सकर्स को हाईलाइट कर लें आप लोग, और एग्जाम में एमसीक्यूज आता है कि जो प्लेटिहेल्मिन्थीस है उसकी कौन सी क्लास में सकर्स एंड हुक्स होते हैं, तो ट्रेमेटोडा। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है, इसमें सेक्सुअल ये सेक्सुअल दोनों होते हैं। और फिशोलिया, हमारे पास फिशोलिया लिवर फ्लू, ये एक फेमस एग्जांपल है, इसको भी हाईलाइट करें, आगे चल के जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो इसकी वजाहत में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लास सिस्टोडिया या कैस्टोडिया, 3500 स्पीशीज हैं इसकी, सबकी सब पैरासाइट हैं। और इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता, कि आप लोगों ने फेमस एमसीक्यू है कि कौन सी क्लास है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता, ब्लाइंड एंड ब्लैक ट्यूब्स होती हैं, तो वो हमारे पास है कैस्टोडिया या सेस्टोडिया, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है।
प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो टेप फॉर्म जिसकी एग्जांपल है, और ये भी एक फेमस एग्जांपल है। तो गर्ल्स, हमारा नया टॉपिक है क्लास टर्बिलेरिया द फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स, इसको हाईलाइट कर लें। आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो है ना हमारे पास कुछ इतना, जैसे डायग्राम और इससे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा, ये ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, ये काफी आसान टॉपिक है। तो इसलिए आज इसे कंप्लीट करने में हमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि दरअसल इनके मेंबर्स को टर्बीले टर्बिलेरिया क्यों कहा जाता है। थर्ड लाइन में वर्ड ढूंढे, टर्ब्यूलेंस। आपको पता होना चाहिए, एक खास कैनाल में एक साफ पानी बहता जा रहा है, और नीचे उसके पत्थर और रेत हमें साफ नजर आ रहे हैं। और ये नजारा हमें ऐसा लगता है जैसे चश्मे का पानी पत्थरों के ऊपर से साफ हो, साफ बिल्कुल जा रहा हो। तो इसी तरह साफ पानी में जब हम पैर डाल देते हैं तो रेत ऊपर उठाती है और पानी सारा खराब हो जाता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता, ये क्या हो गया, हम अपने पैर निकाल लेते हैं और दोबारा से साफ पानी होने का इंतजार करते हैं, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह इन जो फ्लैट वर्म्स हैं, इनके सीलिया होते हैं, और इनकी जो प्लेनेरिया टाइप बॉडी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं जी, अपनी लोकोमोशन के दौरान जब ये फटफटाते हैं तो करंट्स पैदा होती है, लहरें पैदा होती हैं। उन लहरों के नतीजे में उन लहरों के नतीजे में पानी जो है वो गदला हो जाता है। तो इनकी टर्बुलेंस की वजह से पानी मैला हो जाता है। तो इसी फीचर की वजह से इस क्लास को टर्बुलेरिया नाम दिया गया है, फ्री लिविंग फ्लैट। तो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एज सच इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। तो आगे चलते हैं हम बॉडी वॉल की तरफ। अब बॉडी वॉल में आप लोगों को जो डायग्राम पेज 81 पर नजर आ रही है, इसमें आप लोगों ने दो नाम जरूर मेंशन करने हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव कैविटी को हाईलाइट करें लेफ्ट हैंड पर, और गैस्ट्रोडर्मस को हाईलाइट करें लेफ्ट हैंड पर। साथ में एपिडर्मस को भी हाईलाइट कर दें, और उसके साथ साथ आप आगे चलें, फ्लेम बल्ब नीचे लेफ्ट हैंड पे, रबडाइट सेल को भी हाईलाइट कर दें, फ्लेम बल्ब को भी। और साथ में आगे चलें, बेसमेंट मेम्ब्रेन को हाईलाइट करें। और फिर आगे चलें, हमारे पास सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और पेरेंटाइम मसल्स। कॉमन नेम, हमें ये सारे नेम याद नहीं करने, कॉमन नेम करने हैं, लेकिन हम इसकी लेबलिंग भी देख लेते हैं जी। तो आप लोगों के पेज 89 पर डियर स्टूडेंट्स एक डायग्राम बनी हुई है, जिसमें हम प्लेन एरिया का एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे, जिसमें जो है वो कुछ चीजें, काफी चीजें मैच कर रही हैं। उन सौ के जो चीजें यहाँ मिस होंगी वो हम अपनी बुक पे बनी डायग्राम में देख लेंगे। तो बॉडी वॉल में सबसे ऊपर इनकी एपिडर्मस होती है, जो कि जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं, और ये इन्वायरमेंट को टच करती है। और इनके पास दो चीजें होती है, इनमें सिलिया भी होते हैं, इनमें माइक्रोविलाई भी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पेज 89 पर जो स्ट्रक्चर हमने देखना है, इस स्ट्रक्चर में हम ढूंढ रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमारी जो लेबर डायग्राम पेज 89 पर है, उस पर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, होप सो नहीं है। लेकिन पेज 88 पर जो डायग्राम बनाई गई है, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन उन्होंने जरूर मेंशन की है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस के नीचे ये मेम्ब्रेन होती है। क्या फंक्शन करती है इसको हम देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद होते हैं बिलो द एपिडर्मिस, और ये सेपरेट करती है एपिडर्मिस को मेसोडर्मल डिराइव्ड टिश्यूज। हमारे पास ये डायग्राम जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है, यहाँ हम देखते हैं जो है हमारे पास ये एपिडर्मस है जिसमें सीलियां हैं। इस एपिडर्मस के नीचे ये बेसल लेमिना इन्होंने मेंशन किया है। दरअसल ये बेसल लेमिना बेस मेम्ब्रेन ही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है, जो क्या करती है कि इस एपिडर्मस को अंदर वाले मेसोडर्मल टिश्यू से अलग करती है। मस्कुलर लेयर्स, मस्कुलर लेयर्स
तो स्टूडेंट्स पेज 89 पर राइट हैंड साइड पर डायग्राम के अंदर आप हाईलाइट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अंदर की तरफ होते हैं, जबकि सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ होते हैं, बिल्कुल एनिलेट्स की तरह। तो राइट हैंड साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को हाईलाइट करें और लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर फेरेंक्स के साथ सर्कुलर मसल्स को हाईलाइट करें। सर्कुलर मसल्स, तो यहाँ पर इन्होंने होप्स यहाँ मसल्स जो है ना दिखाए हैं, लेकिन मसल्स की कैटेगरीज नहीं बताई इन्होंने। तो अब जो डायग्राम हमारी बुक पर मौजूद है, उसमें उस पर जो है ना हम इसको देखते हैं, जो है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो इन्होंने दिखाया हुआ। तो हमारे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम वो डायग्राम ओपन करें जो है ना हमारी बुक में भी बनी हुई है, और बिल्कुल वैसी डायग्राम हमारे स्क्रीन पर भी हो, ताकि हमें जो है ना इस स्ट्रक्चर को बताने में थोड़ी और आसान हो सके। तो गर्ल्स, ये डायग्राम थोड़ी सी छोटी है, तो इतना मजा नहीं किया इसने, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ी बड़ी हो जाए, इसलिए मैंने स्क्रीन भी जूम कर ली। तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, और आप उनके प्रूफ पे क्या ओपन करके बैठे हैं, और इस डायग्राम के मुताबिक जो है ना वो भी आपके लिए फेवरेबल है। तो आगे चलते हैं हम। मस्कुलर लेयर्स में दोनों उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि जो है ना पहले होती है हमारे पास इनर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की होती है, जबकि आउटर लेयर में सर्कुलर मसल्स होते हैं, और ये थ्योरी में जो है वो इजी मेंशन किया गया। तो some muscles are dorsoventrally and obliquely placed। वो कहता है कि दो मसल्स तो हमने पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूडिनल बिल्कुल जो है ना वो सीधे होते हैं, सर्कुलर उनको लपेट लेते हैं। लेकिन ये दो टाइप्स के नहीं है, कुछ और मसल्स भी हैं जो तिरछे होते हैं, जो ना लॉन्गिट्यूडिनल काउंट होते हैं और ना ही जो है वो सर्कुलर काउंट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं दीज आर अदर मसल्स ऑफ डॉर्सोवेंट्रली एंड ओब्लिक प्लेट्स, और ये पड़े होते हैं जी डॉर्सल और वेंट्रल साइड के दरमियान। पेरेंट काइमा, हमारे पास पेरेंट काइमा, हमने जो है ना इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये स्पेसिफिक सेल्स हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं और बहुत से फर्दर काम भी करते हैं। तो डायग्राम में जो आपके पेज 89 पर मौजूद है, इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं पेरेंट काइमा सेल्स कहाँ हैं। गौर से देखें, जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें साइटोस्केलेटन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल उन्हीं तरह के बिल्कुल उन्हीं तरह के ये स्ट्रक्चर्स, ये जो हैं साइटोस्केलेटन की तरह काम करने वाले, सपोर्ट भी देते हैं और बाकी स्टोरेज प्लेस भी देते हैं, सब कुछ। इन्हें पेरेंट काइमा जो है वो सेल्स कहते हैं, और इनको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारी थ्योरी में। ऑर्गेनाइज्ड सेल्स हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मस के दरमियान पड़े होते हैं। और हमें पता है कि जो हमारे पास गैस्ट्रोडर्मस, सॉरी, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, वो सबसे अंदर वाले मसल्स होते हैं, उनके दरमियान और एंडोडर्मस के दरमियान ये मौजूद होते हैं। गैस्ट्रोडर्मस भी कहते हैं एंडोडर्मस को। तो इनके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन हैं। आ जाते हैं जी गैस्ट्रोडर्मस। गैस्ट्रोडर्मस क्या है जी? इनका एंडोडर्मस है, इनर मोस्ट टिश्यू लेयर है। और ये एंडोडर्मस जो है वो हमारे पास एंडोडर्मस से बनते हैं गैस्ट्रोडर्मस, क्योंकि गैस्ट्रोडर्मस एलिमेंट्री केनाल है और एंडोडर्म में ही से ही बनता है। और एंडोडर्म क्या होते हैं? अंदर वाली टिश्यू लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जी। और उसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव कैविटी बनाते हैं, और साथ ही कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और इन एंजाइम का क्या काम होता है? डाइजेशन करना होता है। और गैस्ट्रोडर्मस क्या करते हैं जी? एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द। इंपॉर्टेंट है ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? वैसे तो जिस तरतीब में हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले हमने एक्टोडर्मिस पढ़ी, फिर मेसोडर्म पढ़ा, फिर एंडोडर्म पढ़ा। तो हमें सीक्वेंस में ऐसा लग रहा है कि शायद ग्लैंड्स जो है ना अंदर की तरफ होंगे, नहीं। इसकी लाइन एक इंपॉर्टेंट है जिसमें वो हमें बताता है कि ये एपिडर्मल रीजन है। Several types of glandular cells are present on ventral surface of the body wall। वेंट्रल नीचे वाली साइड से, लेकिन नीचे वाली साइड से कहाँ? क्या इसके अंदर? नो, इसके नीचे बाहर की तरफ।
और बाहर आपको पता है जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी एक्टोडर्म से बनी होंगी, और एक्टोडर्म से बनने वाली एपिडर्मल ओरिजिन मीन आउटर लेयर में ये सब कुछ है। दीज आर एपिडर्मल ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो ग्लैंड्स हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस में, उनका ओरिजिन क्या है। क्या वो एक्टोडर्म से बनते हैं, क्या वो मेसोडर्म से बनते हैं, क्या वो एंडोडर्म से बनते हैं। ह्यूमन बीइंग्स और जो एडवांस वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो ग्लैंड होते हैं वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एपिडर्मल इन ओरिजिन है। और क्योंकि ये बाहर मौजूद होते हैं तो सबसे पहले रैप्टाइड्स हैं, स्वेल करते हैं, म्यूकस लेयर स्लाइम की तरह बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं लाइक लाइक वेट्स एंड क्यूटिकल ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। एडिसिव ग्लैंड्स एपिथेलियल सरफेस पर ये ग्लैंड होते हैं आउटर सरफेस पर, और ये स्टिकी केमिकल्स बनाते हैं। और ये टर्बिलेरियंस को सबस्ट्रेट के साथ यानी किसी भी बॉडी के साथ अटैच करते हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो नीचे का मड हो, या कोई और बॉडी जिससे वो अटैच होना चाहते हैं। रिलीजर ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे पास इसको जो अटैचमेंट हुई है, और एडहेसिव ग्लैंड्स ने होल्ड कर रखा है उसको। तो इस होल्ड करने के मैकेनिज्म को रिवर्स करने के लिए, ताकि ऑर्गेनिज्म फिर से मूव कर सके, तो इसके लिए मौजूद होता है रिलीजर ग्लैंड्स। तो ये पेरेन्काइमा हमारे पास, ये मसल्स हैं, और पेरेन्काइमा सेल्स भी साथ होते हैं। ये जो ब्लू कलर में इन्होंने दिखाया ये पेरेन्काइमा है, ब्लू कलर का जो है वो लाइक डिसेंट्रीज या इंटरनल सेल्स जो कि कवर कर रहे हैं और अंदर एक कैविटी की तरह रीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि अंदर तमाम फंक्शनल मेटाबॉलिज्म हो सके। आते हैं जी इसकी लोकोमोशन की तरफ। और हमारे पास स्क्रीन जो रिमेनिंग टाइम है हमारी मीटिंग का वो ऑलमोस्ट 5 मिनट आ रहा है, तो कोशिश करते हैं कि जो है वो काफी चीजें कवर हो जाए। इसकी लोकोमोशन बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनमें, और एक्टिव लाइफस्टाइल है, बॉटम के पिलर्स हैं, और ये अपने सबस्ट्रेट पर फिसल कर चलना, ग्लाइड भी करते हैं, जैसे हमारे झूले होते हैं ग्लाइड करने वाले। तो ये अपने सबस्ट्रेट को वाटर के अंदर रहने की वजह से उनमें जो है ना वो ये जो स्लिप होता है वो ज्यादा आ जाता है, तो इस स्लिप की हेल्प से जो है ना ये मूव कर जाते हैं थोड़ा सा। सीलिया और मस्क्यूलर अंड्यूलेशंस, बलदार मूवमेंट, जैसे फिश बल खाती हुई जाती है तो इनमें भी थोड़ा सा बल खाते हुए आगे बढ़ना होता है। और हमारे पास शीट ऑफ म्यूकस होती है ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। और म्यूकस क्या करता है जी, एडेन करता है। और एडेन कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि जो एयर मीडियम है वो इतना अच्छा नहीं है जितना वाटर मीडियम अच्छा है। वाटर में क्या फायदा है, उसमें ये फायदा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर सस्पेंडेड है वो गिर नहीं सकता, क्योंकि पानी ने उसे सहारा दिया होगा। लेकिन एयर में एयर सहारा नहीं देती, अगर कोई अपना कॉन्शियस खो दे तो वो गिर जाता है जमीन। तो यहाँ जब एक एडेयन या म्यूकस प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो तमाम के तमाम सीलिया वाटर के अंदर होते हुए भी इनका म्यूकस इन्हें सीधा करके रखता है। और जब इनका म्यूकस इन सीलिया को सीधा करके रखेगा तो सीलिया एक्टिव रहेंगे, और वो लोकोमोशन में अच्छे से रिस्पॉन्ड दे सकेंगे, बनस्पत उनके जो बेंडेड और सोए होंगे इनएक्टिव। तो जब जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा तो म्यूकस क्या करेगा, इन्हें जो है हम स्विमिंग पूल में हम जब धंसे होते हैं तो हमें बिल्कुल बिल्कुल उसी कंडीशन में इन्हें जो है वो होल्ड करके रखता है, सीधा करके रखता है। और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जब बॉडी वेंट्रल सरफेस फ्लैटेंड, एक तो फ्लैटेंड ये जो है ना हमारे पास एक्टिव रहते हैं और मूवमेंट आसान हो जाती है। और इसी तरह जो है ना वेंट्रल साइड पर जो सीलिया है वो ज्यादा होते हैं, और ये क्या करते हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो गर्ल्स क्वेश्चन सेशन हमारे पास 1 मिनट है, और बल्कि हमारे पास 2 मिनट्स रह गए हैं, तो डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन हम जो है ना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग मुझे जो है ना 10 मिनट देंगे, होप तो मुनीर तब तक आ जाएंगे, फिर मुनीर साहब। तो तब तक जो है ना आप 10 मिनट्स देंगे, आगे हमारे लिए आसान है और हम इस टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं, इतनी मुश्किल बातें नहीं है। तो जो आज का टारगेट है ताकि वो मुकम्मल हो सके, सिर्फ 10 मिनट और चाहिए होंगे आप लोगों के। तो गर्ल्स, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? हाँ जी, एमन बीबी, बेटा मेंशन करें तो आपको कंप्लीट टॉपिक समझ आ गया। अगर कोई लाइन कोई बात आपको लगता है कि मिस हो गई है तो आप बताएं, हम उसको जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं। एमन, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अलिश्का, जी सर। आपका कोई क्वेश्चन बेटा? सर मेरी तो मीटिंग बार बार एंड हो जाती थी। ओ माय गॉड, आपने फिर मेंशन नहीं किया। सर मैं क्या करती, मैं बार बार उसको ओपन कर रही थी। एमन के साथ भी यही हो रहा है। ओ माय गॉड। हाँ जी, हमारे पास तुबा है। तुबा ने कहा है कि रिलीजन ग्लैंड्स को दोबारा जो है वो हम एक्सप्लेन करें। अब हमारे पास तुबा बेटा, एडहेसिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जो उनको सबस्ट्रेट के साथ चिपकाएगा, जबकि रिलीजर ग्लैंड्स वो हैं जो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो गूंद वहां मौजूद है ताकि उसे डिसॉल्व कर दे, और एनिमल जहां अटैच है वहां से वो रिलीज होकर आसानी से आगे मूव होकर जा सके। तो एडहेसिव ग्लैंड्स का काम स्टिकनेस प्रोड्यूस करना है, और रिलीजर ग्लैंड्स का उस स्टिकीनेस को, उस गम को, उस गूंद को खत्म कर देना है ताकि एनिमल जहां अटैच है वहां से आसानी से रिमूव होकर आगे मूव कर सके। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करता है जी। और किसी का क्वेश्चन? सर लोकोमोशन का बता दें। लोकोमोशन में इन्होंने लिखा है कि सीढ़ियां की हेल्प से भी होती है, इनके मसल्स की वजह से भी होती है। अब मसल्स कैसे हैं, आप देखें डायग्राम जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इनका ऐसे है कि ये फोल्ड दरमियान से थोड़ा हो सकता है। तो अगर इनके ये लाइक प्रोपेलर्स फ्लैप हैं, फ्लिपर हैं इनके, ये मतलब फोल्ड हो सकते हैं, तो अपने मसल्स की वजह से इनकी जो ये परों की तरह ये फोल्ड होगी।